अभी हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हार्डली 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारे टिप्स पे होने चाहिए। इससे पिछली वीडियोस में मैंने जो है काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, तो हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना। 5 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि ओवेरियन साइकिल किससे शुरू होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि ओवेरियन साइकिल जो है प्यूबर्टी के टाइम पे HPO एक्सेस एक्टिवेट हो जाती है और हाइपोथैलेमस से GnRH पल्सेटाइल मैनर में जो है रिलीज होता है। देन वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है FSH और LH रिलीज होते हैं। तो ओवेरियन साइकिल हमारी जो है किससे होती है, FSH से इनिशिएट होती है, ठीक है। और ये जो FSH है हमारा किस पे काम करता है, ओवरी के अंदर जो है जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं उन पे काम करता है। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं उनसे क्या एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। अब देखो, एस्ट्रोजन निकलता है। अब LH सर्च इनिशिएटेड बाय, तो LH सर्च जो है इनिशिएटेड होती है, मैंने बताया अभी एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो हमारा क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है मोर देन 200 पिकोग्राम होना चाहिए। और कितने आवर तक, 48 आवर तक। तो हमारे क्या LH सर्च हो जाएगा, यानी LH अपने किस पे पीक पर पहुँच जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, एस्ट्रोजन की वजह से इनिशिएट होती है LH सर्च, ठीक है। अब बात आती है कि LH सर्च जो है मेंटेन किसकी वजह से होती है। तो देखो, LH सर्च जो मेंटेन होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन कब निकलता है, तो मैंने तुम्हें बताया कि जो LH हार्मोन होते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स पे काम करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, उससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की वजह से ये LH सर्च मेंटेन होती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ओवुलेशन किसकी वजह से होता है। तो ओवुलेशन हमेशा किसकी वजह से होता है, LH सर्च की वजह से होता है। किससे, LH सर्च की वजह से होता है, ठीक है। अगला जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि FSH और LH सर्च बिफोर ओवुलेशन होते हैं, राइट या रॉन्ग। तो LH और FSH जो सर्च होते हैं, माने जो अपने पीक लेवल पर पहुंचते हैं, बिफोर होते हैं, बिफोर, ठीक है, बिफोर ओवुलेशन होते हैं। तो राइट, ये राइट है, ठीक है। अब आता है कि LH एक्ट ऑन थीका सेल, जो LH जो होता है थीका सेल्स पे काम करता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारी जो थीका सेल्स होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो देखो, जो थीका सेल्स होती हैं ना, उन पे जब यदि काम करता है तो वहाँ से हमारा क्या निकलता है, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है तो थीका सेल्स जो है इस पे काम करती हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स पे LH यदि काम करता है तो वहाँ से हमारा क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अब देखो, लेकिन फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन क्या काम करेगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर एक 2 गोनेडोट्रोपिन थ्योरी होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारी थीका सेल्स होती हैं उनके अंदर एक जो है प्रोटीन पाई जाती है C/P17, ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्रैनुलोसा सेल्स में एब्सेंट होती है C/P, है ना। और फिर उसके बाद में ये क्या करती है, जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ एरोमेटेज एंजाइम जो है ना नहीं होता है, जबकि फिर इधर हमारा एरोमेटेज एंजाइम होता है, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारी जो LH क्या है कि जो LH जो है थीका सेल्स पे काम करता है और वहाँ से एंड्रोजन रिलीज होता है। और एंड्रोजन जो है ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर जाकर के एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, एरोमेटेज एंजाइम के द्वारा। तो क्योंकि थीका सेल्स में एरोमेटेज एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, जबकि ग्रैनुलोसा सेल्स में जो है एरोमेटेज एंजाइम पाया जा रहा है। तो होता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, टेस्टोस्टेरोन है एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, E2 में चेंज हो जाता है। ये E2 यानी ईस्ट्रोजन, मेनली ये वाला अपने पास ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। देन उसके बाद एक आता है एंडोस्टेडियोन, ठीक है। ये भी एरोमेटेज के एंजाइम की प्रेजेंस में, ये सब किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। किससे बन रहे हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं ये। तो ये किस में होता है, E1 में। तो ये E1 एस्ट्रोजन है, ठीक है। ऐसे ही जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना हमारे, एडिपोज टिश्यू, उनके अंदर भी क्या होता है, हमारा ये बनता है और इससे एरोमेटेज एंजाइम किस में चेंज कर देता है, E1 एस्ट्रोजन में चेंज कर देता है, ठीक है, E1 एस्ट्रोजन में चेंज कर देता है। देन अगला वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है हमारा आता है टाइम पीरियड पे। मैंने तुम्हें बताया कि LH और FSH सर्च होते हैं। तो देखो, एस्ट्रोजन का पीक, LH का पीक और ओवुलेशन में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में माइनर डिफरेंस होता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। तो टाइम पीरियड में जो है ये जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये
ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। ठीक है। देन उसके बाद में इसका जो है पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा तो समझ में आएगा। देखो कि ये यहाँ से हमारी LH सर्ज स्टार्ट हुई, तो LH सर्ज और ओवुलेशन के बीच में कितना टाइम पीरियड होता है? तो ये होता है 32 से 36 आवर का टाइम पीरियड होता है। ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ? LH का पीक हुआ। तो LH का पीक जो है और ओवुलेशन के बीच में कितना टाइम होता है? LH पीक पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद ओवुलेशन होता है। तो ये हमारा यहाँ से 10 to 12 आवर होता है। ठीक है। देन उसके बाद में ये हमारा ईस्ट्रोजन का पीक रहा और ये ओवुलेशन का पीक रहा। तो ईस्ट्रोजन का पीक और ओवुलेशन के पीक में कितना डिफरेंस होता है? ये होता है 24 से 36 आवर का रहता है। ठीक है। देन उसके बाद LH पीक और ईस्ट्रोजन के पीक में कितना रहता है? तो ये हमारा 12 से 24 आवर होता है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस है थोड़ा कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, तो हमें याद रखना है। ठीक है। देन उसके बाद में आता है एक अगला क्वेश्चन कि ग्रेनुलोसा सेल्स ट्यूमर जो है, ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर ट्यूमर होगा तो ट्यूमर मार्कर क्या होता है? तो ट्यूमर मार्कर वहाँ से जो रिलीज हो रहा था ग्रेनुलोसा सेल से, हमने बताया था क्या रिलीज हो रहा था, बताओ? इनहिबिन भी बताया था, इनहिबिन रिलीज हो रहा था। ठीक है। और एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये दोनों जो हैं हमारे ट्यूमर मार्कर होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूमर मार्कर होते हैं। ठीक है। याद रखना है ये इनहिबिन बी और एंटी मुलेरियन हार्मोन। सॉरी। अब बात करते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे जो जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में। देन यदि हमारी कॉर्पस ल्यूटियम जो है हार्मोन कम हो गया तो वो डीजनरेट हो जाएगी, या और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो हमारा क्या क्या फिनोमेना होगा? तो देखो सबसे पहले बात आती है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन रिलीज करती है, क्या क्या बनाती है? ईस्ट्रोजन बनाएगी, इनहिबिन ए बनाएगी, वहाँ इनहिबिन बी बन रहा था उससे। ये लेकिन दोनों काम सेम करते हैं। ईस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनता है तो ये सब नेगेटिव फीडबैक देंगी, तो FSH क्या है? कम मात्रा में रिलीज होने लगेगा, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। देन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली हमारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन के क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन में बताया एंडोमेट्रियम पर जाकर के वहाँ पर काम करता है, तो सपोर्ट ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम को डेवलप कर पाएगा। ठीक है। देन इसके बाद ये LH को क्या है? निगेटिव फीडबैक देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? LH को निगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है। तो जब LH कम मात्रा में नेगेटिव फीडबैक मिल गया तो LH की जो रिलीज है वो कम हो जाएगी। देन उसके बाद में यदि LH कम हो गया तो हमने वो देखा कि LH को मेंटेन कौन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? LH करता है। तो LH जो है यदि कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसी हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। अब मान लो कोई कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो तुमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा हमारे पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन और इनहिबिन रिलीज कर रही थी। तो देखो ईस्ट्रोजन और इनहिबिन भी कम मात्रा में हो जाएंगे, तो कम मात्रा में यदि एस्ट्रोजन और इनहिबिन हुई तो फिर वापस से क्या हो जाएगा? FSH रिलीज होने लगेगा। और जब वापस से FSH रिलीज होने लगेगा तो ये वापस से कहाँ पे काम करने लगेगा? वहाँ जो है टर्सरी फॉलिकल्स बनने लगेगी ग्राफिन फॉलिकल में, आगे वो फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ईस्ट्रोजन तो FSH मात्रा में निकलने लगेगा तो रिलीज, फिर FSH जो है ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स पर काम करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा और ईस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफरेट करवा देगा किसको? यूट्रस पर जाकर डीप लेयर को। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। और उसके बाद में अब प्रोजेस्टेरॉन लेकिन कम हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई। तो अब प्रोजेस्टेरॉन यदि हमारा जो है कम रिलीज हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हुआ हमको? उससे नुकसान हुआ भाई लोगों कि जो हमारी जो यूट्रस को जो सपोर्ट मिल रही थी वो क्या है? लॉस हो गई। माने एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम थी उसको जो सपोर्ट मिल रहा था वो लॉस हो गया। तो हमारा और उसके साथ साथ में क्या होगा? वहाँ पे मेटेलोप्रोटीन्स नियस जो है एंजाइम्स जो है रिलीज होंगी, जिससे जब वो सपोर्ट खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर? सुपरफिशियल लेयर। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या आता है? सुपरफिशियल लेयर बाहर आती है, डीप नहीं आती है। ठीक है। तो सुपरफिशियल लेयर का क्या होगा? शेड हो जाएगी, है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं? मेनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। ये डीप लेयर उसकी मेंटेन रहती है, डीप लेयर पर वापस से ईस्ट्रोजन आकर के काम करता है, देन आगे उसका डेवलपमेंट करवाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से वेसल्स में वहाँ पे क्या होने लगता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन होने लगता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन जैसे होगा तो उससे क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिलीज होने लगते हैं, जिससे क्या प्रोस्टाग्लैंडिन हमेशा क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा?
पैन होगा, यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पैन होता है वो क्यों होता है, मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। वहाँ से जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वही अब ये पैनफुल जो मेंसेस होते हैं उसे क्या नाम देते हैं, डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया। तो यही क्या होता है, जब मिड साइकिल में किसी के जो पैन होता है ना उसको, तो वहाँ पे हम कहते हैं ना कि ओवुलेशन को वो इंडिकेट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि डीप लेयर जो है, क्वेश्चन, डीप लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ इंटायर एंडोमेट्रियम नेक्स्ट साइकिल के लिए। मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन आकर के काम कर। तो देखो अब कॉर्पस लुटियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको एकदम शॉर्ट में याद रहने चाहिए। तो देखो कॉर्पस लुटियम का जो लाइफ स्पान जो होता है ना, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना होता है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 10 से 12 वीक होता है, लेकिन वही नॉन प्रेग्नेंट में 10 से 12 डेज होता है। सिंपल सेम ही है। ठीक है, देन उसके बाद आता है मेंटेन कौन करता है, प्रेग्नेंट फीमेल में भैया एससीजी मेंटेन करता है कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में एलएच इसको कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है। तो मैंने बताया एलएच कम होगा तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाएगी। अब बात आते हैं एक D22। अब देखो D22 तुम कैसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि तुम्हारा एक दोस्त है उसका नाम रख लो D22। कैसे भाई, दिनेश है, दीपिका है, जो भी तुम डिच्चू पिच्चू जो रखो सो रखो, है ना, वो उसका बर्थडे आता है 22। देखो इससे 4 क्वेश्चंस याद रखने हैं तुमको। तो D22 को क्या है, कॉर्पस लुटियम अपने मैक्सिमम साइज पे रहती है और मैक्सिमम एक्टिविटी पे रहती है। जब मैक्सिमम एक्टिविटी पे रहेगी तो मैक्सिमम मात्रा में क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी। तो मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन कब देखने को मिलेगा हमको, D22 को देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पुट होता है, जिस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे हमारे LH और FSH क्या हैं, कम है। ठीक है, और अब ओवुलेशन के जितने भी जो टेस्ट हैं इसी से आइडेंटिफाई होंगे। तो कब किए जाते हैं हमारे D22 को। 4 क्वेश्चन याद हो गए, याद रखने हैं। मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन, मिनिमम कौन रहता है, और ओवुलेशन के ऑल टेस्ट कब किए जाते हैं। अब D22 है क्या भाई, D22 है आफ्टर ओवुलेशन का 8वां दिन। ठीक है, तो डे 8 आफ्टर ओवुलेशन, और क्या है 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, पीरियड शुरू होने के 1 वीक पहले का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला बात आता है एक मिटाइल-स्मर्श सिंड्रोम के बारे में, सभी ने देखा होगा। तो देखो ओवुलेशन के टाइम पे मैंने बताया बैक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर ओवुलेशन के टाइम पे जो पैन होता है, मिड साइकिल पैन जो होता है, 2 वीक बिफोर या 2 वीक आफ्टर, 2 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन का जो पैन होता है उसको मिड साइकिल पैन कहते हैं, मिड साइकिल पैन कहते हैं, मिड पैन एट ओवुलेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसी को जो क्या है मिटाइल-स्मर्श सिंड्रोम कहते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी 1 लाइनर क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और तो फ्रेंड्स जो है बस इसको जो है स्पीड से आप सुन लो, और इतने से मतलब एक ओवरव्यू और कवरअप कि भाई इस फ्रेमवर्क में हमको याद रखना है। इसको बार बार देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लगा तो आप भी और अपने दोस्तों को जो है इसको शेयर कीजिए। देखो मैं वो बता रही हूँ जो मैं एक क्रश के भाई इतना मेरे को मेरी खोपड़ी में रखना है ताकि मैं एग्जाम में अपना क्वेश्चन हिट कर पाऊँ। इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स देखेंगे, कवर करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट के हम देख पाएँ। ठीक है, लेकिन इस फिर भी आपको कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट करना, और नोट्स वगैरह चाहिए तो बता देना, DM कर देना, इंस्टा पर मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं शेयर कर दूँगी, है ना, जो मैंने पढ़ा है ना। तो और आप यदि मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।